नमस्कार। द गोपा टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी हर बार ये कोशिश होती है कि आपसे जुड़े मुद्दे, आपसे जुड़े विषय मैं अपनी बातचीत के माध्यम से, अपनी चर्चा के माध्यम से आप सब तक रखूं। चाहे वो बातचीत युवाओं से जुड़ा हो, महिलाओं से जुड़ा हो, समसामयिक विषय हो या फिर कोई सफलता की कहानी। आज की हमारी चर्चा महिलाओं पर केंद्रित है। जी हाँ, महिलाओं के स्वास्थ्य पर, महिलाओं की सेहत पर। सर्वाइकल कैंसर आज एक बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है। तो आज की हमारी जो चर्चा है इसी पर केंद्रित होगी। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या है, क्या इसका इलाज है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि फिजियोथेरेपी का इसमें क्या रोल है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमने एक्सपर्ट को बुलाया है और आज की हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वंदना पटेल। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर वंदना पटेल रायपुर मेडिकल कॉलेज में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में रिहैबिलिटेशन इंचार्ज हैं। साथ ही गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। बहुत लंबा अनुभव है आपको और आप इसी फील्ड से चूंकि जुड़ी हुई हैं और महिलाओं को आप डे टू डे के जीवन में आप गाइड करती हैं, उनका इलाज करती हैं। फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है सर्वाइकल कैंसर में। लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे इस शो को देख रही हैं, वो तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगी कि सर्वाइकल कैंसर आखिर है क्या। क्योंकि हम आमतौर पर जो कैंसर की बात सुनते हैं वो एक बहुत विराट रूप है। माने हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या आज कैंसर से जूझ रही है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में क्या है और किस तरह से इसका लक्षण दिखाई देता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। अच्छा। तो जो यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। उस एरिया में अगर कैंसर होता है तो वो सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। अच्छा। ये एक सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है जो फीमेल्स में होता है। फर्स्ट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो सर्वाइकल कैंसर है। जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेथ अमंग द फीमेल पेशेंट्स। अगर हम इसके प्रिवलेंस की बात करेंगे तो हर 1 लाख महिलाओं में 22 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के लक्षण पाए जा रहे हैं। अच्छा। सर्वाइकल कैंसर जो है वो मेनली HPV वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। अच्छा। और ये वायरस जो है वो यूजुअली जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, ये सेक्सुअल एक्टिविटी रहती है, उसके दौरान वो एक फीमेल में एंटर करता है। तो अगर हम इसके कॉमन कॉजेस की बात करेंगे तो ये जो भी फीमेल्स जो रहती है वो अगर अर्ली मिनाज यानी कि जब उसको पीरियड स्टार्ट हुए हैं उसके अर्ली फेज में अगर वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होती है तो HPV वायरस से संक्रमण होने का बहुत ज्यादा चांस बन जाता है। सेकेंडली, कोई ऐसी फीमेल है जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, उनमें कॉमन चांस रहता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी वाले फीमेल्स को ये बहुत कॉमनली हो सकता है। अच्छा। तो ये सारे जो HPV वायरसेस जो है वो इन पेशेंट्स में कॉमनली मिलता है। पर इसके अलावा जो पेशेंट्स जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि HIV से अगर कोई ग्रसित महिला है या फिर कोई ऐसी महिला है जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स ले रही है, अच्छा। यानी जो इम्यूनिटी को कम करती है, कुछ ऐसी ड्रग्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दिया जाता है कुछ कंडीशंस में, तो वो रिस्क में रहती है हमेशा। अच्छा। उनको एक रिस्क बना रहता है इस वायरस से संक्रमण होने का। अच्छा। प्लस जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ज्यादा लेती है, अच्छा। उनको भी हमेशा रिस्क रहती है। और स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म में जो भी इंडल्ज रहती है फीमेल्स, पर्टिकुलरली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज रहती है वहां पे, उनको भी ये वायरस जो रहता है वो संक्रमण कर सकता है। जी, ये अधिकतर किस उम्र की महिलाओं में देखा जाता है? ये जो है वो अर्ली एज में मिल सकता है, लेकिन इसको ऐसा कुछ नहीं है, ये 40+ फीमेल्स में ज्यादातर देखा गया है। और स्क्रीनिंग जो है, इसलिए हम लोग अर्ली स्क्रीनिंग के लिए प्रमोट करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ अर्ली एज में, तो ये वायरस जो है वो मतलब सर्वाइकल कैंसर कॉज कर सकता है। इसलिए अर्ली स्क्रीनिंग जो है वो नीडेड है। पर 40+ जो फीमेल्स है उसमें ये कॉमनली देखा गया है सर्वाइकल कैंसर के जो भी लक्षण है वो। वंदना जी, क्या जेनेटिक फैक्टर भी इसमें काम करता है? और साथ में हमारी जो बदलती हुई जो लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है और आसपास का हमारा जो पोल्यूशन लेवल है, क्या इससे भी कुछ फर्क पड़ता है?
कैंसर जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड है। मतलब अगर आपके फैमिली में किसी को हिस्ट्री रही है कैंसर की, कोई भी टाइप के कैंसर की, तो जो भी सक्सेसिव जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे उनके, उनको एक रिस्क रहेगा या फिर वो एक हमेशा ससेप्टेबल रहेंगे कैंसर होने के लिए। पर जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने बोला, इम्यूनिटी के ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी तो जरूरी नहीं है आपको कैंसर हो, पर हाँ, दे विल बी इन रिस्क, तो उनको हमेशा स्क्रीनिंग के लिए जाना ही चाहिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो। और खान पान जो है वो भी कुछ हद तक कैंसर से रिलेटेड है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर में अगर हम डाइटरी की बात करेंगे तो ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बेसिकली आप जो बता रही हैं कि ये मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो इसके लिए क्या आप प्रिकॉशंस बताती हैं हमारे व्यूअर्स को? अगर प्रिकॉशन की बात करेंगे तो फिर अगर किसी की जल्दी शादी हो गई है, किसी लड़की की बहुत अर्ली एज में शादी कर दी, तो उसे स्क्रीनिंग के लिए जाना ही चाहिए। अच्छा। और वैक्सीनेशन भी उसे जल्दी करवा लेना चाहिए अगर वो 21 ईयर अबव है तो। अंडर 20 ईयर्स है तो ऐसे उसको स्क्रीनिंग की नीड नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर 21 ईयर्स अबव है तो उसको स्क्रीनिंग की बहुत नीड रहेगी। और स्क्रीनिंग जो है वो 21 से 29 ईयर्स के एज के हर फीमेल्स को करवाना चाहिए, जो कि हर 3 साल में स्क्रीनिंग उसकी नीडेड रहेगी। पेप्समियर वगैरह होगा। और उसके बाद जो भी महिलाएं, उनका पेप्समियर के साथ एचपीवी वायरस की जो टेस्टिंग होती है वो भी होती है, और वो आफ्टर एवरी 5 इयर्स उसे कराया जाता है। बस 60 इयर्स के ऊपर वाली महिलाओं को भी सर्विक्स का कैंसर होता है। अच्छा। और लेकिन उन्हें स्क्रीनिंग की नीड नहीं है। अगर उनके पहले के जो भी टेस्ट है अगर वो नेगेटिव आए हैं तो उनको एसिड स्क्रीनिंग की नीड नहीं रहती है। पर इट डिपेंड्स कि आपके डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं। आप बता रही थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत जिम्मेदार है सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो क्या आप इसके लिए प्रिकॉशन या क्या इसमें फैमिली प्लानिंग के लिए और क्या मोड अपना सकती हैं महिलाएं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए कोई भी महिला को। कोशिश करना चाहिए कि जो मेल पार्टनर है वो कॉन्ट्रासेप्टिव अगर मेजर्स यूज करे तो ज्यादा बेटर होगा कंपेयर टू दी फीमेल्स। तो उनमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई उनपे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है? उनमें कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और शुरुआती लक्षण इसमें क्या दिखाई देते हैं वंदना जी? पोस्ट मेनोपॉजल अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी को, है ना, मतलब मेनोपॉज हो गया है और उसके बाद अगर सडन ब्लीडिंग हो रही है आपको और ज्यादा समय तक है और फ्रीक्वेंटली आ रही है, मतलब हर महीने आ रही है, एक आध बार आए तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि वो हर महीने हो रहा है, मतलब एक नॉर्मल पीरियड की तरह आ रहा है, तो वो एक डाउट क्रिएट करता है और उस पेशेंट को डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, गायनेक के पास जाना चाहिए। दूसरा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर किसी को पेन हो रहा है, पेनफुल इंटरकोर्स है, तो वो एक सर्वाइकल कैंसर का लक्षण हो सकता है। और तीसरा, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है अगर आपके वेजाइना से, प्राइवेट पार्ट से, तो भी उस पेशेंट को एक बार स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। आप बता रही हैं कि पोस्ट मेनोपॉज के बाद अगर इरेगुलर ब्लीडिंग्स आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन वंदना जी, हमने देखा है कई बार कि पोस्ट मेनोपॉज के बाद ऐसा महिलाएं बताती हैं कि उन्हें ब्लीडिंग बीच बीच में होती रहती है, और हमारे जो सीनियर्स हैं वो ये कहते हैं कि आफ्टर मेनोपॉज भी बीच बीच में इरेगुलर और थोड़ा बहुत आता रहता है। तो ये आइडेंटिफाई करना कि ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है या तो ये इरेगुलेशन है कुछ हमारे पीरियड्स में, ये कैसे समझना? या तो फिर उसके लिए क्या हमें सीधा टेस्ट करना चाहिए? नहीं, अगर आपको देखना चाहिए कि वो ब्लीडिंग कैसी है, हैवी ब्लीडिंग है, हर महीने आ रही है, और अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ हैवी है, हर महीने आ रही है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपको पेप्समियर जो है वो एडवाइस जरूर करें। तो ये तो आपने बात की पोस्ट मेनोपॉज के बाद, लेकिन और अर्ली एज में भी जैसा आप बता रही हैं कि ये जो कम उम्र की महिलाओं में भी देखा जा रहा है आजकल, तो उनमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पेन रहता है, पेल्विक पेन रहता है। अच्छा। और अगर एडवांस हो गई है, अगर मतलब एचपीवी एंटर हो गया है, कैंसर है अंदर, एडवांस रूप ले लिया है, मतलब अब वो स्टेज 4 में चले गया है, तो उस पेशेंट को यूरिनरी प्रॉब्लम भी रहेगी। अच्छा। और जैसे कि पेशेंट जो है उसकी यूरिन जो है वो मतलब करने में उसे डिफिकल्टी जाएगी। पेनफुल मिक्सचरेशन वगैरह उस पेशेंट को रहता है। अच्छा। और कभी कभी जो मतलब कॉन्स्टिपेशन जो रहता है वैसी भी प्रॉब्लम पेशेंट को आती है। बैक पेन होने लगता है क्योंकि वो पेन आप पेल्विस मतलब सामने से
पीछे रेफर होने लगता है। अच्छा। बहुत ज्यादा केस में अगर मास बहुत बढ़ गया है तो वो शैटिक नर्व को कंप्रेस करता है, पेशेंट को शैटिका जैसे भी फीचर्स आने लगते हैं। वैसे आमतौर पर महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। पेन तो बहुत कॉमन चीज़ है। बैक पेन भी आजकल जो हमारा जो लाइफस्टाइल हो गया है, बैक पेन भी एक बहुत बड़ा कॉज है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, हमारा खान-पान जो है वो भी ऐसा हो गया है आजकल कि उसमें फाइबर्स की कमी हो गई। तो ये जो आप जो लक्षण बता रही हैं वो एक कॉमन लक्षण है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना कि ये सर्वाइकल कैंसर का रूप हो सकता है या तो ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हर महिला को बीच-बीच में टेस्ट कराना चाहिए और कितने दिन में कराना चाहिए? बिल्कुल, स्क्रीनिंग तो होनी ही चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 21 साल से 29 साल की महिलाओं को स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, जो कि हर 3 साल में उनकी स्क्रीनिंग होगी, जिसमें पेप स्मीयर वगैरह किया जाएगा। और उसके अलावा पेल्विक स्क्रीनिंग भी होती है, मतलब अच्छा। पेल्विक एग्जामिनेशन जो कि एक गायनेक जो है, डॉक्टर जो है वो करते हैं। और दूसरा, अगर उसके ऊपर एज की बात करेंगे, मतलब 30 इयर्स से, तो 30 इयर्स के अबव 30 टू 64 इयर्स के जो फीमेल्स होती है, उनमें पेप स्मीयर भी होगा, साथ में उनका एचपीवी वायरस का टेस्ट भी होगा। दोनों टेस्ट एक साथ किए जाते अच्छा। हैं। और उसके बियॉन्ड जो है, जैसे स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे भी, पर अगर स्क्रीनिंग टेस्ट, पहले की स्क्रीनिंग टेस्ट नॉर्मल आए हैं तो शायद ही डॉक्टर एडवाइस करेंगे, अगर 65 अबव की कोई फीमेल्स जा रही है तो नॉर्मल स्क्रीनिंग के लिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं वंदना जी। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो डिस्कशन है ये हमारी बहनों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और मैं सभी से आग्रह करूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बार-बार अलग-अलग सब्जेक्ट्स पर, अलग-अलग विषयों पर बातचीत लेके आते हैं, महिलाओं पर भी। महिलाओं की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस विषय पर चर्चा करें। तो देखते रहिए हमारा चैनल द गोपा टॉक्स। वंदना जी, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी बीमारी हो, और बात सर्वाइकल कैंसर की है तो बात बहुत गंभीर हो जाती है। तो क्या इसकी रोकथाम के लिए उपाय हैं जो हम शुरू से ही सावधानी रख सकें? सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और इस वैक्सीन को 9 टू 14 इयर्स की जो फीमेल्स हैं, अगर वो लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इस दौरान मिनार्च का फेस रहता है, मतलब अब मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट होने का है। फीमेल जो रहती है वो सेक्सुअली एक्टिव भी नहीं रहती है। तो जो भी एफिकेसी है वैक्सीनेशन का, वो इस पीरियड में, यानी 9 इयर्स टू 14 इयर्स जो फीमेल्स है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी फिलहाल में फरवरी के टाइम में जो एनुअल बजट पेश हुआ था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए भी प्रपोजल दिया है। अच्छा। प्रोबेबली 2 से 3 साल में हमें ये देखने को मिलेगा कि इसको इंक्लूड कर दिए हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। इसमें जो भी स्कूल्स है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे इसे प्रोवाइड किया जाएगा। अभी भी इस वैक्सीन को प्रोवाइड किया जा रहा है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, रेट ज़्यादा होने के कारण और अवेयरनेस कम होने के कारण हर कोई इसके बेनिफिट को समझ नहीं पा रहा है, और कोई फीमेल्स इसे लगवाती नहीं है। पर जब इसे मैंडेटरी कर दिया जाएगा नेशनल इम्यूनाइजेशन में, तो होपफुली हमारे जो प्रिवलेंस है कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का, वो कम हो सकता है। तो ये बात तो हमें अभी पता चल रही है, और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है निश्चित रूप से। ये क्या जब हमें, जैसे अभी हमें पता चला, तो ये क्या किसी भी एज में लगाया जा सकता है? क्योंकि आपने बताया कि इसकी इफेक्टिवनेस तभी ज़्यादा काम करेगी जब वो किशोरावस्था में लगाया जाए। तो किसी भी लेडीज को लगाया जा सकता है क्या, किसी भी एज में? वैक्सीन कोई भी एज में ले सकती है फीमेल, बट उसकी एफिकेसी जो है वो डिपेंड करती है। अगर वो फीमेल एचपीवी वायरस से संक्रमित हो चुकी है तो उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी। वंदना जी, क्या है इसका इलाज? कैंसर जो है उसके कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी, ये 3 इलाज होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन से स्टेज में पेशेंट आई है। अच्छा। अगर स्टेज 1 में है, जहाँ पे कैंसर जो है वो एक कन्फाइंड है सिर्फ सर्विक्स तक, मतलब वो और कहीं भी फैला नहीं है आसपास में, तो उसमें यूजुअली कीमोथेरेपी के साथ सर्जरी की जाती है, हिस्टेक्टमी की जाती है, मतलब यूट्रस जो है उसे रिमूव किया जाता है, रेडिकल हिस्टेक्टमी होती है। और जो एडवांस स्टेज जो रहती है, जैसे कि स्टेज 3 या स्टेज 4, वहाँ पे स्टेज 4 में खासकर पूरा मेटास्टेसाइज हो जाता है कैंसर, मतलब अब वो दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुका है। तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है वो पैलिएटिव केयर में चली जाती है,
और इसके बीच जो स्टेज 3 है और स्टेज 2 का जो स्टेज 2B है, उसमें कीमो रेडिएशन जो रहता है वो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है। डिपेंड करता है आपके पेशेंट आपके डॉक्टर के पास कौन से स्टेज में अप्रोच किया है। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और महिलाओं की सेहत पर बात हो रही है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो आज का इम्पोर्टेंट विषय है। वो है कि सर्वाइकल कैंसर में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। क्योंकि मैम जो है वो फिजियोथेरेपी की प्रोफेसर भी हैं और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में मैम रिहैबिलिटेशन इंचार्ज भी हैं। तो वो हमें बताएंगे कि किस तरह से फिजियोथेरेपी के जरिए हम इलाज के बाद अपने आप को ठीक रख सकते हैं। वंदना जी बताइए कि किस तरह से हम फिजियोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं और उसके जरिए हम अपने सर्वाइकल कैंसर के से जो उभरते हैं जो मरीज आफ्टर ट्रीटमेंट, किस तरह से उन्हें लाभ मिल सकता है। फिजियोथेरेपी जो है वो प्री ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, ये तीनों स्टेज में काम करता है। ट्रीटमेंट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और चाहे वो रेडिएशन हो या कीमोथेरेपी हो या सर्जरी हुई हो, उससे पहले पेशेंट को एजुकेशन देना पड़ता है। अच्छा, तो एजुकेशन में हमें पेशेंट को बताना पड़ता है कि क्या अफेक्ट हो सकता है इस इलाज से। अच्छा, और इसे हम फिजियोथेरेपी से कैसे रोक सकते हैं। सपोज कोई पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है, हमें पता है उसका हिस्टेक्टोमी होने वाला है, यूट्रस रिमूव होने वाला है, तो हम उसे बता सकते हैं कि सर्जरी के बाद हो सकता है आपके जो मसल्स है उसमें थोड़ी वीकनेस आए, जिस वजह से यूरिनरी इनकंटिनेंस, जो कि एक आम समस्या है जिसमें जो मसल्स करती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्चुअली वीक हो जाती है। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होने की वजह से यूरिन में कंट्रोल नहीं रहता और वो यूरिन जो है पर्सन की अपने आप से निकल जाती है। जैसे थोड़ा सा छींका, थोड़ा सा खांसा या थोड़ा सा स्ट्रेस लिया तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस। अब अगर कोई पेशेंट को ये तकलीफ होनी है और उस बारे में उसे पहले ही जानकारी रहेगी कि मेरे को ये चीज हो सकती है, तो वो सब चीज पहले से ही उसके मतलब वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा। और जो भी एक्सरसाइज हम प्री एजुकेशन मतलब प्री ट्रीटमेंट जो हमने एजुकेशन दिया है उसमें जो भी हमने बताया है वो उसको करती रहेगी, तो दिक्कत जो है वो आएगी नहीं। यानी कि साइड इफेक्ट्स जो हैं इलाज के दौरान, जो रेडिएशंस हैं या जो भी सर्जरी के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसे फिजियोथेरेपी के जरिए ठीक किया जा सकता है और उसके लिए अवेयरनेस पहले से दी जाती है जी। इसकी प्रक्रिया किस तरह से होती है? जैसे हमने बताया एजुकेशन हो गया, साथ में सिर्फ फिजियोथेरेपी का ही एक रोल नहीं है प्री ट्रीटमेंट में। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। कैंसर ट्रीटमेंट जो होता है ऑन्को रिहैब, वो उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसमें ऑन्को सर्जन का भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें ऑन्को जब जो नर्सिंग स्टाफ है उनका इन्वॉल्वमेंट है, ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट का, डाइटिशियन, हर किसी का। तो वो हर कोई अपने अपने स्तर पर पेशेंट को एजुकेट करती है कि आफ्टर द ट्रीटमेंट क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और इससे हम कैसे इससे उबर सकते हैं। जैसे अगर डाइटिशियन भी जो है वो अगर प्रोटीन लॉस हो रहा है कुछ, तो वो उस हिसाब से डील करती है। बिल्कुल। तो फिजियोथेरेपी हम पहले ही कुछ एक्सरसाइजेस करवाते हैं। अच्छा। जो कि उसे बाद में भी करना रहता है। इससे जो मसल फटीग होना है या फिर मसल की वीकनेस जो होती है वो नहीं आती है पेशेंट में, क्योंकि वो पहले से ही वो प्रिपेयर्ड रहता है और वो एक्सरसाइजेस करता रहता है। आफ्टर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करेंगे, सपोज कोई पेशेंट, आप जैसे मैंने सर्जरी की बात करी, तो सर्जरी में इनकंटिनेंस है, तो इनकंटिनेंस की जो एक्सरसाइजेस होती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होता है वो एक ऐसे मतलब हैमॉक शेप का मसल होता है, उसमें पूरे पेल्विक ऑर्गन्स बैठे रहते हैं। अगर ये वीक हुआ तो वो जो भी कंट्रोल है उस ऑर्गन का वो लॉस होने लगता है। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को, जैसे इनकंटिनेंस मैंने बताया, वो भी दो प्रकार की हो सकती है। या तो ये पेल्विक मसल वीक है तो स्ट्रेस इनकंटिनेंस मतलब छींकने, खांसने, स्ट्रेस करने में वो निकल जा रही है उसकी यूरिन, या फिर एक अर्ज इनकंटिनेंस भी होता है इन्हीं पेशेंट को सर्जरी के बाद, और खासकर अगर रेडिएशन दी गई है तो। तो रेडिएशन के टाइम में क्या होता है कि पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस होती है, मतलब वो जो मसल्स रहती है वो टाइट होने लगती है। वहां पे एडिशंस बनने लगते हैं, हार्ड हो जाती है वो, जिस वजह से वो कंप्रेस करती है उस एरिया को। और वहां पे एक अर्ज होती है, मतलब थोड़ा सा ब्लैडर भरा कि फीमेल को अर्ज होती है यूरिन पास करने के लिए, और जब तक कि वो बाथरूम को रीच करे वो बीच में ही उसका यूरिन लॉस हो जाता है। तो इसको हम अर्ज इनकंटिनेंस बोलते हैं। इसका अलग फिजियोथेरेपी इलाज है और जो स्ट्रेस इनकंटिनेंस है उसका अलग। तो
इलाज करने से पहले हमें एक असेसमेंट करना पड़ता है फिजियोथेरेपिस्ट को हम्म, कि किस टाइप का इनकंटिनेंस है। हम्म, अर्ज इनकंटिनेंस से स्ट्रेस है, अगर स्ट्रेस है तो हमें उस वीक मसल की पावर को बढ़ाना है, स्ट्रेंथन करना है। और अगर वो अर्ज इनकंटिनेंस है मतलब वो टाइट मसल्स है, वहां एडिशंस बने तो उसे हमें ब्रेक करना है। इसके अलग अलग टेक्निक्स है जो कि हम यूज करते हैं। कुछ मशीन्स भी होती है मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो कि पर वेजाइना मतलब हम वेजाइना में इंसर्ट करते हैं उसके प्रोब्स को, बाहर से हम स्टिमुलेशन देते हैं एक फेरेटिक करंट का, और वो उस मसल्स को स्टिमुलेट करती है और उसकी पावर या स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाती है। अगर एडिशंस बन गए तो हम लोग पर वेजाइना करते हैं, मतलब जो भी एक इन्वेसिव पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट है, अच्छा, सर्टिफाइड इन्वेसिव पेल्विक फ्लोर थेरेपिस्ट होना चाहिए, वो फिंगर से उसको ब्रेक करने की कोशिश करती है। ये हर डॉक्टर नहीं कर सकता, हर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, और टाइट मसल जो है उसको स्ट्रेच करना पड़ता है, जो भी अंदर पेल्विक फ्लोर मसल्स जो भी टाइट हो चुकी है उनकी स्ट्रेचिंग होती है। अच्छा, पर उससे वही मैंने बोला कि ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम सही बिल्कुल ट्रीटमेंट दे पाएंगे। जी, जी, जी। और वैसे ही अगर कोई पेशेंट है, जैसे सर्जरी होती तो यूट्रस के साथ पेल्विक जो मतलब लिम्फ नोड्स है उसको भी रिमूव किया जाता है, क्योंकि लिम्फ नोड से ही मेटास्टेसिस होता है कैंसर, मतलब कैंसर फैलता वहीं से ही है। अच्छा, लिम्फेटिक्स के थ्रू। तो जो पेल्विक लिम्फेडेनेक्टमी कहते हैं, जो पेल्विक और जो वो है लिम्फ नोड्स उसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, जिस वजह से क्या होता है, सूजन आने लगती है पैरों में, और उसको हम लोग लिम्फेडिमा बोलते हैं। अच्छा, तो अगर पैर में सूजन आ गई, लिम्फेडिमा है, तो अगेन जो सर्टिफाइड लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट होते हैं वो उसका इलाज करते हैं, जो कि 4 फेज में होता है। हम पेशेंट को स्किन केयर बताते हैं कि उसमें कोई भी टाइट ज्वेलरी नहीं पहनना है। जैसे अगर पैरों की बात करें तो जो बिछिया होती है, पायल होती है, वो पेशेंट को नहीं पहनना है। और किसी भी प्रकार का वहाँ पे इंजरी नहीं होना चाहिए पैर में, मच्छर भी नहीं काटना चाहिए, उसे संभाल के रखना, क्योंकि अगर वहाँ पे मच्छर काटेगा तो बॉयल जैसा हो जाएगा और वो एक क्रॉनिक अल्सर का रूप ले सकता है, या इंजरी हुई तो एक क्रॉनिक अल्सर का रूप, क्योंकि वो हीलिंग जो है वो डिलेड हो जाती है लिम्फेडिमा में। हाँ। ये स्किन केयर में होता है। फिर हम लोग कंप्लीट डिकंजेस्टिव थेरेपी में सेकंड करते हैं मल्टी लेयर्ड बैंडेजिंग। अच्छा। जिसमें मल्टी लेयर्ड मतलब बैंडेजेस होते हैं बहुत सारे, उसमें हम लोग फिंगर्स जो होते हैं डिजिट्स पैरों की उसमें लगाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लेयर वाइज लेयर बैंडेजेस जो है वो अप्लाई करते हैं नीचे से ऊपर की ओर। उसको लेकिन एक सर्टिफाइड लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट ही कर सकता है, कोई भी ना करे, क्योंकि उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। और उसे 23 आवर्स पेशेंट को रखना पड़ता है। मतलब आज जैसे मैंने अप्लाई किया, पेशेंट चले गई वो लगा के, वो उसको पहन के सारी एक्सरसाइज जो हमने सिखाया वो करेगी। अच्छा। और फिर वो मेरे पास दूसरे दिन आएगी तो मैं निकालूंगी, और उसके बाद में 1 घंटे के लिए उसे लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, एक प्रकार का स्पेशल मसाज टेक्निक होती है जो कि बहुत सुपरफिशियल होती है, डीप मसाज नहीं होता है वो, सुपरफिशियल, जिससे उसको हम ड्रेन करते हैं लिम्फ को, और वो करवाते हैं, फिर से हम रीअप्लाई करते हैं। अच्छा। तो मतलब वो सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलेगा, थेरेपिस्ट ही खोलेगा, एंड वो अप्लाई करेगा मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, एंड फिर रीअप्लाई कर देगा वो बैंडेज। ये पूरा जो उसके साथ न्यूमेटिक कंप्रेशन भी हम मशीन देते हैं, जिसमें कंप्रेसिव मतलब नीचे से ऊपर एक कंप्रेशन क्या बोलते हैं, लेयर वाइज लेयर कंप्रेशन होता है, जो कि एक मसाजिंग इफेक्ट देता है। पर वो उसकी मशीन्स होती है न्यूमेटिक कंप्रेशन। तो ये सब करने के लिए हमें 20 to 25 डेज पेशेंट्स को देना पड़ता है। मतलब ये एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट प्लान होता है। उसके बाद पेशेंट को इस दौरान हमने उसका लिम्फेडिमा कम कर दिया, फिर हम लोग मेंटेनेंस फेज में डाल देते हैं। मेंटेनेंस फेज में जो एक्सरसाइज हमने सिखाया है पेशेंट को, वो पेशेंट करता है। और अगर वो कई बार पेशेंट क्या है, हम पेशेंट को सिखा देते हैं मैनुअल सेल्फ लिम्फेटिक ड्रेनेज करना, या फिर मल्टी लेयर लिम्फ बैंडेजिंग करना खुद से सेल्फ। अच्छा। तो अगर वो पेशेंट कर पाता है तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते, तो उनको हम स्टॉकिंग्स के लिए बोलते हैं। मतलब जो भी हमने रिडक्शन किया है उसको हमें मेंटेन करना है। जी वंदना जी, आप बात कर रही है लिम्फेडिमा की, तो एक आम सूजन और लिम्फेडिमा, इसमें अंतर कैसे समझे कोई महिला? और मैंने ये भी सुना है कि आपने इसमें कुछ स्टडी भी किया है, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। लिम्फेडिमा जो है वो हर पेशेंट को नहीं होता है। अच्छा। अगर पेल्विक लिम्फ नोड्स रिमूव किए हैं या फिर वो डैमेज हुआ है ड्यू टू रेडिएशन, तो ही उस पेशेंट को लिम्फेडिमा होगा। अच्छा। लिम्फेडिमा के अर्ली लक्षण क्या रहेंगे कि पेशेंट को बहुत जो पैर है उसके काफी भारी लगेगा। अच्छा। मतलब वो चलेगी तो एकदम वजनदार उसका पैर लगेगा। और जैसे जैसे सूजन बढ़ेगी तो इनिशियली वो सूजन जो रहेगा वो पिटिंग रहेगा, मतलब अगर आप एरिया को प्रेस करेंगे
तो बहुत आसानी से प्रेस हो जाएगा। हम्म, पर जैसे जैसे सूजन बढ़ती जाएगी, हम्म, हार्डनेस बढ़ते जाएगा। हम्म, मतलब जैसे कि एक हाथी पाव को जैसे हम देखते हैं जी, कैसे जी, हार्ड हो जाता है, वो लास्ट स्टेज का है। हम्म, तो वैसे ही हार्डनेस बढ़ते जाएगा। हम्म, और स्टेज 3 लिम्फेडिमा जो होता है, उसमें बहुत ज्यादा वो हार्ड हो जाएगा। अब पीटिंगनेस नहीं रहेगा, मतलब अब फ्लूइड नहीं है, जो अच्छा, अंदर की जो भी लेयर्स है, सॉफ्ट हम्म, टिश्यूज जो भी है, वो सारी फाइब्रोस्ड हो गई है, अच्छा, तो वो हार्ड हो गई है। हम्म, तो अगर ऐसा कुछ पेशेंट को लग रहा है कि पहले, क्योंकि पेशेंट जब सूजन आती है तो उसे वो एक आम सूजन की तरह ही ट्रीट करता है, और वो मालिश वगैरह करवाना स्टार्ट कर देता है अच्छा, घर में, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अच्छा, क्योंकि ये मैंने बताया कि लिम्फेडिमा लिम्फेटिक्स के डैमेज की वजह से हो रहा है। अब ये डैमेज किसी भी वजह से हुआ है, आइदर ड्यू टू सर्जरी और या फिर रेडिएशन की वजह बिल्कुल, से। तो अगर ये लिम्फेटिक्स जो है वो हमारे स्किन के जस्ट नीचे है, इट इज वेरी सुपरफिशियल है, अच्छा, सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट है वो। और अगर मैं उसमें मालिश करूंगी, तो मैं दबा दबा के मालिश कर रही हूँ, तो मैं ना लिम्फेटिक्स को और डैमेज कर रही हूँ, ओह, और वो लिम्फेडिमा जो है वो उसको और एग्रेवेट करेगा, वो कम नहीं करेगा। तो ये जो सूजन है वो आम सूजन से इस तरीके से अलग हो जाती है कि आप इसमें मालिश करके इस सूजन को घटा नहीं सकते। मालिश करेंगे तो सूजन और बढ़ेगी। इसकी जो मसाज टेक्निक है, मैंने बताया मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो एक अलग स्पेशलाइज टेक्निक है जो कि थेरेपिस्ट ही करते हैं और वो सिखाते भी है। तो इसे घर में कभी कोशिश नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि सूजन बढ़ती जा रही है, हार्ड हो रहा है, मेरा पैर कड़ा हो रहा है, तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये अगर बहुत बढ़ गया तो पैर काटने का भी एक स्टेज आ सकता है, एम्पुटेशन करना पड़ सकता है। तो स्टेज में हम जाने नहीं देते हैं पेशेंट को, अगर वो सही टाइम में फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ जाते हैं। तो पेशेंट, मैंने इसमें एक स्टडी किया है जिसे मैं अपने फेलोशिप के दौरान में एक प्रोजेक्ट की थी लिम्फेडिमा में, जिसे बेस्ट प्रोजेक्ट का भी एक अवार्ड दिया गया था इंस्टीट्यूट में। और उसमें मैंने देखा था कि जो मैंने बताया सर्टिफाइड लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट क्या कर सकते हैं, मल्टीलेयर लिम्फ बैंडेजिंग या फिर मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज। लेकिन अगर कोई ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट है जो ये कोर्स नहीं किया है या इसके बारे में जिन्हें जानकारी नहीं है, वो किस तरीके से एक पेशेंट की मदद कर सकता है अगर उसे लिम्फेडिमा है तो हम यूजुअली बहुत कॉमनली एक मोडालिटी यूज करते हैं सूजन के लिए, आम सूजन के लिए, उससे हम बोलते हैं फेरेडिज्म अंडर प्रेशर, जिसमें हम क्रेप बैंडेज के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगा के, क्रेप बैंडेज ऊपर से बांध के हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो वो मसल की पंपिंग करता है और वो फ्लूइड को फ्लो करने में मदद करता है। तो ये हम आम सूजन के लिए ये पाया गया है कि ये यूजफुल है। लेकिन इसे ही हम लिम्फेडिमा में करके देखे थे अपने स्टडी में। हमने पेशेंट्स 30 पेशेंट्स लिए थे, उसमें हमने अप्लाई करके देखा था। और साथ ही साथ जैसे कि मल्टीलेयर लिम्फ बैंडेजिंग जो है, वो जो किट आता है पूरा लिम्फेडिमा किट, वो बहुत महंगा आता है, 10,000 12,000, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, खासकर जो गरीब वर्ग के मरीज है। तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव हमने हमारी स्टडी में ढूंढा था, वो होता है काइनेशो टेप, के टेप। अच्छा, उसको हमने यूज किया था। वो स्पोर्ट्स टेप होता है, और आपने देखा होगा कि मैदान में कोई इंजरी हो जाती है किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, तो काइनेशो टेप लगाया जाता है। क्यों? जस्ट टू प्रिवेंट दी स्वेलिंग, उस जगह में सूजन को कम करने के लिए, क्योंकि वो स्किन को लिफ्ट करता है और सूजन को कम करता है। तो उसी प्रिंसिपल को यूज करके हमने सोचा था कि क्यों ना इसे लिम्फेडिमा में ट्राई करते हैं। तो हमने उसे अप्लाई किया, साथ में हमने फेरेडिज्म अंडर प्रेशर दिया, और हमने देखा कि वो इफेक्टिव है, सूजन जो है वो कम कर रहा है। उस स्पीड से नहीं करेगा जो आपके एक मल्टीलेयर लिम्फ बैंडेजिंग या जो पूरा कंप्लीट डिकंजेस्टिव थेरेपी कर रहा है, लेकिन वो भले धीरे ही, लेकिन वो एक्ट जरूर करता है। तो हम इस हिसाब से पेशेंट की मदद जरूर कर सकते हैं। भले वो 1 महीने में ठीक नहीं होगा तो 2 महीने में ठीक होगा, पर वो ठीक जरूर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ऑल्टरनेटिव निकाला था इन ही पेशेंट के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन थेरेपिस्ट के लिए जिनको इसका बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। बहुत अच्छा इनोवेशन किया है वंदना जी, और आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए कि आपने ऐसे भी वर्ग के लिए सोचा जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। कैंसर का नाम सुनते ही मन में भय हो जाता है। ट्रीटमेंट के बाद या इस बीमारी से जूझते समय जो रोगी है वो मानसिक रूप से बहुत टूट जाता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? मैं यही कहना चाहूंगी कि कैंसर जो है वो एक लाइलाज बीमारी नहीं रही। अच्छा, अब इतना एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज हो गई है कि अगर इसका अर्ली स्क्रीनिंग किया जाए और अर्ली अवेयरनेस हो इसका, कि सबसे पहले तो स्कूल में जो सेक्स एजुकेशन है उसको प्रमोट करना चाहिए, जिसमें इसके बारे में बताना चाहिए कि ये क्या चीज है और ये कैसे हो सकता है और इसके क्या लक्षण है। तो उस हिसाब से हमारा ये एक पहला स्टेप रहेगा जिससे हम कंट्रोल करने में हमारी मदद हो सकती है। फिर भी अगर किसी को कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया,
तो उससे डरना नहीं है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हम्म, बस सतर्क रहना जरूरी है। जो भी मैंने लक्षण बताया, जी, अगर ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा है हम्म, तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना बिल्कुल, चाहिए, क्योंकि अगर अर्ली इसका इन्वेस्टिगेशन में पता हम्म, चल गया तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो अच्छा जाता है। सक्सेसफुली पॉसिबल हो सकता है। हम्म, अगर लेट स्टेज में आप जाएंगे, इसको छुपाते रहे और बताए नहीं और या लेट स्टेज में इग्नोर कर पहुंचे, दिए। हाँ इग्नोर करें, तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। वंदना जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारी महिलाओं को दी, हमारी बहनों को दी, और मुझे लगता है निश्चित रूप से हमारी इस चर्चा का लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। आप यहाँ आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। नमस्कार। तो दोस्तों, आज आपने देखा सर्वाइकल कैंसर और फिजियोथेरेपी की उसमें क्या भूमिका होती है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि कोई भी बीमारी अब लाइलाज नहीं है, लेकिन समय रहते उसका इलाज जरूरी है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए। अगर शरीर आपको कोई संकेत देता है तो उसे इग्नोर ना करें, उसे तुरंत आप डॉक्टर के पास दिखाइए और उसका अपना सही ट्रीटमेंट कराइए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि अपना आत्मबल हमेशा बनाए रखिए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।